हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में और पॉलिटिकल साइंस की शानदार क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे अरस्तू के बारे में, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। एक वीडियो के माध्यम से हमने उसके कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, कौन कौन से उन्होंने सिद्धांत दिए। जो कुछ बाकी है वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे उन्होंने जो संपत्ति का सिद्धांत दिया है, संपत्ति के ऊपर विचार दिया इन्होंने। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इससे ऊपर जो भी है वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। अब हम पढ़ेंगे संपत्ति का विचार कैसा था अरस्तू का। उन्होंने नैतिकता को प्रधानता दी है कि किसी भी व्यक्ति का विकास नैतिकता के आधार पर होता है। नैतिकता आंतरिक होनी चाहिए, बाहरी नहीं। आंतरिक नैतिकता पर बल दिया उन्होंने कि ये हमारे हृदय मन में नैतिकता की भावना होनी चाहिए, न कि बाहरी रूप से होनी चाहिए। इस बाह्य परिस्थिति में संपत्ति प्रमुख है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो संपत्ति है प्राप्त करने के दो प्रकार बताए हैं अरस्तू ने कि हम संपत्ति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक तरीके से और दूसरा है शोषण की विधि से। प्राकृतिक तरीके से है, उसमें क्या कहा अरस्तू ने कि जैसे मछली का पालन करना, खेती करना, ये सब चीज़ें क्या आती हैं, प्राकृतिक तरीके आते हैं जिससे हम संपत्ति का अर्जन करते हैं। शोषण विधि में व्यापार वाणिज्य से प्राप्त की हुई संपत्ति को हम शोषण की विधि कहते हैं। इससे अरस्तू ने ही प्राकृतिक विधि को सही माना है कि ये ही संपत्ति अर्जन का सही तरीका है। ठीक है, इसके बाद आता है कि अरस्तू के अनुसार संपत्ति है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का, देश का और काल का विस्तार होता है। कि संपत्ति से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। ठीक है, अगला है कि अरस्तू ने संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्ति के बजाय परिवार को माना है। किसी एक को संपत्ति का स्वामित्व न मानकर पूरे परिवार को रखा है। अरस्तू संपत्ति का समर्थन तथा व्यापार सूदखोरी की आलोचना करते हैं और अरस्तू ने संपत्ति के 3 प्रकार से वितरण किया है, 3 प्रकार से बांटा है। जैसे व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक उपभोग, कि हर व्यक्ति अपना अलग अलग पैसा संपत्ति इकट्ठा करेगा और उपभोग सामूहिक रूप से किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है सामूहिक संपत्ति और व्यक्तिगत उपभोग, कि सभी साथ में संपत्ति इकट्ठा करेंगे लेकिन उपभोग है वो अलग अलग खुद व्यक्तिगत रूप से करेंगे। तीसरा है सामूहिक संपत्ति और सामूहिक उपभोग करेगा, कि सब लोग साथ में संपत्ति इकट्ठा करेंगे और साथ में उसका यूज करेंगे, ये चीज़ है। ठीक है, लेकिन जो अरस्तू ने है उसको प्रथम चरण को सबसे बेस्ट माना है कि सभी अपना अपना संपत्ति इकट्ठा करेंगे और जो इकट्ठा किया हुआ धन संपत्ति है उसका सामूहिक रूप से उपयोग किया जाएगा। जो भी पिछड़े वर्ग है उनके विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाए, इस चीज़ को सही मानना है। ठीक है, इसके बाद आता है उन्होंने जो क्रांति का विचार दिया उसके बारे में पढ़ते हैं कि अरस्तू का जो क्रांति का विचार है वो क्या था। इसमें दिया गया है कि अरस्तू ने शासन प्रणाली में विशद वर्णन करते हुए शासन प्रणाली को परिवर्तन का उल्लेख किया है। अरस्तू के अनुसार शासन प्रणाली संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। उदाहरण के लिए कुलीन तंत्र का गुटतंत्र में परिवर्तन, और इसी के अनुसार क्रांति का मूल कारण विषमता समानता की आकांक्षा है। इसके अनुसार 2 प्रकार की समानता होती है। अरस्तू ने 2 प्रकार की समानताओं का बताया है, वो भी पढ़ लेते हैं। क्रांति क्यों माना है उन्हें, क्रांति का जो विचार दिया अरस्तू ने उसका माना है कि जो समाज है, जो राज्य है वो परिवर्तनशील है। जैसे पहले इस प्रकार से जो परिवर्तन होता रहता है वो एक क्रांति की वजह से होता है। जैसे पहले आते हैं निरपेक्ष समानता, दूसरा आनुपातिक समानता। 2 प्रकार की समानता बताई है। क्रांति का मूल कारण गरीब वर्गों के समान होने की आकांक्षा और धनी वर्गों की विषमता बनाए रखना, इसलिए क्रांति और अमीर गरीब दोनों वर्गों द्वारा होती है। कि क्रांति के जो कारण है वो दोनों ही हैं, गरीब लोग भी अमीर लोग ही है। वो अपनी समानता और अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्रांति लाना चाहते हैं। अमीर लोग क्या है, अपनी विषमता बनाए रखने के लिए कि हम अमीर हैं, ये नीचे दबे रहे कुचले रहे, इसीलिए क्रांति चाहते हैं। ठीक है, दोनों की वजह से ही क्रांति होती है। अरस्तू के अनुसार क्रांति का मूल कारण क्या है, अन्य कुछ कारण बताएं वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे शासकों की दृष्टता तथा लाभ की लालसा, कि जो भी शासक वर्ग होते हैं उनकी अधिक लाभ कमाने की, पैसा इकट्ठा करने की लालसा होती है। उससे सम्मान की लालसा, इसके अंतर्गत अयोग्य को सम्मानित व योग्य को अपमानित करना। इसका अर्थ है कि जो योग्य व्यक्ति होता है उसका अपमान किया जाता है और जो अयोग्य होता है उनका सम्मान किया जाता है धन के आधार पर। ठीक है, इसकी उन्होंने आलोचना की जिसके आधार पर क्रांति होती है। कि जो भी शासक होता है अगर वो अयोग्य है तो क्रांति की भावना उत्पन्न होती है। घृणा के कारण भी क्रांति होती है। धनी वर्ग जनता शासकों से घृणा करती है।
समाज में गरीबी व धनी वर्गों के असंतुलन ही क्रांति का मूल कारण है और राज्य के किसी एक अंग का आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली होना भी क्रांति का कारण बनता है। ये उन्होंने अन्य कारण बताए हैं कि क्रांति कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी कुछ और पॉइंट है इसके कि विशेष शासन प्रणाली में क्रांति के विशेष कारण इस प्रकार है कि अलग अलग जो प्रजातंत्र है, कुलीन तंत्र है, इन पर किस प्रकार से क्रांति होती है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे प्रजातंत्र में क्रांति तब होती है जब एक लोकप्रिय नेता आम जनता को धनी व्यक्तियों के विरुद्ध भड़काए और धनी व्यक्तियों के साथ अत्याचार करे। कि प्रजातंत्र क्या होता है, जब धनी व्यक्तियों के साथ अत्याचार किया जाए, उन्हें भड़काया जाता है। ठीक है, जब एक लोकप्रिय नेता समूची शक्तियों को स्वयं प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जब कोई लोकप्रिय नेता होता है वो सारी शक्तियाँ अपने हाथ में लेना चाहता है तो तब क्रांति होती है। क्योंकि प्रजातंत्र में कहता है एक व्यक्ति का शासन होता है, उसमें सभी शक्तियाँ अपने आप में मुट्ठी में रखना चाहता है, इसके कारण भी क्रांति होती है। धनिक तंत्र में क्रांति शासन तंत्र के आपसी झगड़े और गुटबंदी द्वारा होती है। इससे जनता से अन्याय भी और क्रांतियाँ के कारण बनते हैं। क्या होता है, धनिक गुटबंदी बनाते हैं, इसी के साथ साथ वो जनता के साथ अन्याय भी करते हैं, इसलिए भी क्रांति होती है। कुलीन तंत्र में क्रांति का मूल कारण शासन करने वाले व्यक्तियों की सीमित संख्या, कि कुछ लोगों के हाथों में शक्ति रह जाना। कि कुलीन तंत्र क्या होता है, सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में होती है, बस अदला बदली करके उन्हीं के बीच वो शासन प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, इसके बाद आता है राजतंत्र में क्रांति का मूल कारण शासक वर्गों का आपसी मतभेद और जन आंदोलन, नेता द्वारा शासन के विरुद्ध भावना भड़काना और शासकों का आलसी हो जाना। ठीक है, क्या होता है, इसमें जो कुछ शासक वर्ग होते हैं वो आपस में मतभेद को भड़काते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं और जनता के द्वारा आंदोलन करवाते हैं कि ये, इसके कारण क्या होती है, क्रांति होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रांति रोकने के उपाय भी बताए हैं अरस्तू ने कि किस प्रकार हम क्रांति को रोक सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया कि मध्यम वर्ग का शासन क्या हो, कि जो मध्यम वर्ग है उनका शासन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आएगा जनता अपने कानून के पालन व उसके प्रति सम्मान की भावना हो। इसमें कहा कि जो जनता होती है उनमें जो भी शासक द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनके पालन करने, उनके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। ठीक है, शासकों का जनता से व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जो भी राजा होता है उनको जनता के प्रति अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। समाज में विषमता का अभाव, जो भी भेदभाव है, जो भी असमानता है उनको मिटाना। एक व्यक्ति या वर्ग की आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित न कर सके, कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने आवश्यकता से अधिक संपत्ति इकट्ठा न करे, क्योंकि ज़्यादा संपत्ति या लालच करने से क्रांति की भावना पैदा होती है, इनका मानना है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, जितनी किसी व्यक्ति को आवश्यकता है सिर्फ उतना ही कमाए, उतनी ही संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए। अगला आता है सार्वजनिक संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति द्वारा नहीं हड़पी जाए। अगले आते हैं शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति के सद्गुण का विकास हो, कि जनता को, हर व्यक्ति को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनमें सद्गुण हो, नैतिकता भावना, सम्मान की भावना पैदा हो, ताकि क्रांति न हो। ठीक है, एक न्यायपूर्ण समाज में क्रांति की भावना कम होती है। अगर किसी भी समाज में अगर न्याय होता है तो वहाँ क्रांति की भावना कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है क्रांति का मूल कारण समाज में पाई जाने वाली विषमता है और क्रांति करने वाले लोग समानता की आकांक्षा रखते हैं। इसका मतलब है कि जो भी समाज में असमानताएं फैली हुई है, गरीब अमीर, ऊंच नीच की जाति, इस आधार पर जो असमानताएं फैली हुई है, अगर इन चीज़ों को कम कर दिया जाए तो क्रांति की भावना कम हो जाएगी। क्रांति अरस्तु ने सामान्य कारणों के अतिरिक्त क्रांति के विशिष्ट कारणों का भी उल्लेख किया है। अत्याचार तंत्र है, उसका निर्माण राजतंत्र की क्रांति के परिणाम शुरू होता है। जब संविधान और शासन प्रणाली का वर्गीकरण क्या है, कि जो संविधान है वो राज्य का ही एक भाग होता है और हमारे संविधान राज्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बातें बोली हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे शासन प्रणाली का वर्गीकरण। अरस्तु ने जो शासन प्रणाली है उसको 6 भागों में बांटा है, कि 6 प्रकार की शासन प्रणाली देखी जाती है, जिसमें से 3 जो शासन प्रणाली है उसे शुद्ध रूप बोला है और जो 3 शासन प्रणाली उसे भ्रष्ट रूप के रूप में देखा है। ठीक है, जो पहली है जो देखिए शासन प्रणाली को, वो कौन सी है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक तंत्र। ठीक है, राजतंत्र में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही शासन होता है, और कुलीन तंत्र होता है कुछ लोगों के हाथों में, कुलीन तंत्र में कुछ लोगों के अंदर शासन प्रक्रिया चलती रहती है। संवैधानिक शासन में बहुमत का शासन, जिसे अधिक बहुमत मिलता है
वो शासन करता है, संवैधानिक शासन तंत्र होता है। ठीक है, इसके बाद आता है शासन प्रणाली का जो भ्रष्ट रूप है वो कौन कौन से। उन्होंने निरंकुश तंत्र कहा है, गुटतंत्र को कहा है, धनिक तंत्र होता है जो, और लोकतंत्र को कहा है। ठीक है, इसके बाद आता है सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन प्रणाली। अरस्तु ने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के लिए पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया है। पॉलिटी के मध्य सद्गुण पाया जाता है। ठीक है, इन्होंने पॉलिटी शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ रूप दिया है। इसके अंदर जो अरस्तु ने सबसे अच्छी जो शासन प्रणाली मानी है वो मानी है राजतंत्र को। सर्वोच्च सद्गुण पाया जाता है इसके अंदर। पॉलिटी में संख्या एवं विवेक दोनों का समन्वय होना चाहिए। इसके बाद आता है विवेकशील व्यक्ति भी शामिल हो, साथ ही संख्या बल हो, और इन दोनों के मिश्रित रूप को पॉलिटी या शासन प्रणाली का उदय हुआ। ठीक, सर्वोच्च शासन प्रणाली में धनी लोग के साथ साथ गरीब लोग भी शामिल रहते हैं। दोनों का मिला जुला रूप होता है। इसी प्रकार पॉलिटी में अभिजातंत्र और लोकतंत्र दोनों ही प्रकार की शासन प्रणालियों के बीच का मार्ग है। ये जो अभिजातंत्र है, लोकतंत्र है, इन दोनों के बीच का मार्ग कौन सा है? पॉलिटी होता है। इसके बाद आता है निरंकुश शासन प्रणाली शक्ति पर आधारित होती है और गुट संपत्ति पर आधारित होती है। गुटतंत्र संपत्ति पर आधारित होती है, और जैसे निरंकुश शासन प्रणाली शक्ति पर आधारित होती है। कि निरंकुश शासन प्रणाली वो होती है जहाँ राजा है वो निरंकुश हो जाता है, जिस पर कोई भी पाबंदी नहीं होती, सारी शक्ति उसी के हाथ में रहती है, उसे कोई रोक टोक नहीं सकता। वो चीज़ होता है निरंकुश शासन प्रणाली, जिसमें शक्ति पर आधारित होती है। गुटतंत्र होता है जिसमें संपत्ति पर आधारित है, ज़्यादा संपत्ति या धन होना। ठीक है, जबकि लोकतंत्र स्वतंत्रता पर आधारित होती है। ठीक है, लोकतंत्र शासन प्रणाली में क्या होता है? स्वतंत्रता दी जाती है सभी जनता को अपने शासक वर्ग को चुनने की। ठीक है, वह सरकार से अधिक प्रभावी व स्थायी होती है जो दीर्घकालिक और हित में काम करती है। इसके बाद आता है अरस्तु का न्याय सिद्धांत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके। अरस्तु का न्याय समानुपातिक है। अरस्तु ने न्याय को दो भागों में विभाजित किया है। कौन से भाग है? संपूर्ण न्याय और विशेष न्याय। संपूर्ण न्याय में आता है सामाजिक नैतिकता से है। संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता शब्द प्रयुक्त किया जाता है और अपने कर्तव्य का पालन किया जाता है। संपूर्ण न्याय का अर्थ होता है कि हमारे अंदर की नैतिकता, जिससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। ठीक है, इसके आगे आता है विशेष न्याय, जिसमें संशोधात्मक या सुधारात्मक न्याय भी कह सकते हैं, जिसे विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज्य द्वारा दंड देना, अर्थात व्यक्तियों के आचरण सुधार करने के लिए राज्य द्वारा दंड या शक्ति का प्रयोग करना। कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता या राज्य के विरुद्ध जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान करना, ताकि वो उसके आचरण में सुधार किया जा सके। इसे कहा जाता है सुधारात्मक न्याय। ठीक है, इसके बाद आता है वितरणात्मक न्याय। राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद समान पुरस्कार का वितरण, कि व्यक्तियों के योग्यता के अनुसार उन्हें पुरस्कार या सम्मान देते रहना, इसे वितरणात्मक न्याय कहते हैं। इसके बाद आता है अरस्तु के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान पर निर्धारित करता है, कि उन्होंने किस प्रकार से अपने समाज के लिए योगदान दिया है। उसके आधार पर उन्हें पुरस्कार या वितरण सम्मान दिया जाना चाहिए। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान आता है उसी अनुपात में पुरस्कार मिलना चाहिए, कि उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इसीलिए समानता है वो अप्राकृतिक और अवांछित होती है। अरस्तु ने अंकगणितीय समानता के विचार का समर्थन नहीं किया है। मानवीय जीवन का मूल उद्देश्य प्रसन्नता प्राप्त करना, जिसे यूनानी भाषा में यूडोमोनिया कहा जाता है। ठीक है, मानव का जो जीवन का उद्देश्य होता है वो खुश रहना होता है। ठीक है, और व्यक्ति क्या है? एक राजनीतिक प्राणी है। इसके बाद आता है यूनानी युग में क्या होता था? सभी लोग जब साथ बैठकर कोई काम करते थे या कोई फैसला लेते थे तो उसे क्या कहा जाता था? इक्लेसिया कहा जाता था। इसे विधाय विधायिका की भांति कार्य करती थी, कि सामूहिक रूप से बैठकर कोई फैसला या कार्य करना, कोई नीति बनाना। ठीक है, तो उसे विधायिका के रूप में देखते थे। ठीक है, आगे आता है अरस्तु के कुछ प्रमुख ग्रंथ है। कौन कौन सी उनकी बुक्स है इंपॉर्टेंट, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे पहली पॉलिटिक्स बुक है, इंपॉर्टेंट है, फेमस बुक है इनकी। इसी प्रकार से मैंने इन पर नंबर डाला था कि इनकी फर्स्ट बुक ये थी, सेकंड ये थी और थर्ड ये थी। इस प्रकार से आप क्रोनोलॉजी बेस्ड भी इनको याद करना, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। या आप बुक देख लेना सभी, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।